Okay, let's start again from where we left so that we can just complete this chapter today. Moving on. So, what we need to do is risk management. सो रिस्क कैरेक्टराइजेशन के अंदर ये है कि हम कैरेक्टराइज कर लें कि किसको ज्यादा इफेक्ट करता है, कौन सा पर्टिकुलर रिस्क। फॉर एग्जांपल एक सर्टेन केमिकल है डीडीटी। अब इससे पता चला, जब स्टडी की उससे पता चला कि डीडीटी जो है वो मैक्सिकन अमेरिकन को ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। इसी तरह से हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर केमिकल जो है वो कम इफेक्ट कर रहे हैं और कुछ केमिकल ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ को हो सकता है हमें बैन करना पड़े, तो उसलिए हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, रिस्क को कैरेक्टराइज किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। तो अब जब हमने इसको कैरेक्टराइज भी कर लिया, अब हमें डिसाइड करना है कि हम उसको रिस्क को मैनेज कैसे करना है। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जब रिस्क कैरेक्टराइज हो गया तो हमें ये देखना होगा कि मैक्सिकन अमेरिकन को ज्यादा एक्सपोजर ना हो डीडीटी का। इसी तरह से हमें ये भी देखना होगा कि अगर कोई और ऐसा केमिकल है जो कि लेट्स सपोज सबके लिए बहुत डेंजरस है, देन वी विल हैव टू गो टुवर्ड्स द बैनिंग ऑफ दैट केमिकल, या उसकी जगह कोई और केमिकल को यूज करना होगा सो दैट जो ज्यादा हार्मफुल हैं उनसे बचा जा सके एज मच एज पॉसिबल। So risk management, once risks have been characterized, this information can help inform decisions about risk. Importantly, the process of assessing and managing risk does not just go in one direction, from hazard identification to assessment to management. Rather, each step feeds back information to the others. For example, managers may find that a risk characterization does not describe the risk most important to them. uh, or many identify a new risk needing further analysis. So it's a loop जिसके अंदर हम फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक से फर्दर रिसर्च की जाती है. So what is risk assessment? The quantitative and qualitative characterization of risks so that they can be compared, contrasted, and managed. That is called risk assessment. Lung cancer figure 4.3. Cancer was diagnosed in the right lung of this 73-year-old woman shown by the red area. After years of heavy smoking, a high risk behavior, and then B suggests that smoking is on the decline among younger people, although the poor and some minority groups have disproportionately high smoking rates. Percentage of US students, that is grades 9 to 12, who smoked cigarettes on at least one or two of the past 30 days. So you can see this graph. So you can see that the cigarette consumption in males and females, both type of students in the United States, is on the decline. Okay, because ये चीज establish हो चुकी है कि smoking can cause cancers. So we have to identify these sort of risks. कि फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग से कैंसर होता है, सो दैट वी कैन वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग दिस और लोगों को अवेयरनेस भी दी जा सके. एनवायरमेंटल हेल्थ हैजर्ड्स. ओके, सो हम जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ हैजर्ड्स क्या होते हैं. The human body is exposed to many kinds of chemicals in the environment. Both natural and synthetic chemicals are in the air we breathe, the water we drink, and the food we eat. So definitely throughout the day हम पर कई chemicals इफेक्ट कर रहे होते हैं हमें. कुछ एयर में हैं, कुछ उस पानी के अंदर होते हैं जो हम पीते हैं. Now this was a strange discovery. यूनाइटेड किंगडम में आई थिंक एक सिटी थी जहां पर कोई डेंटिस्ट के पास बहुत ज्यादा नहीं जाता था. तो एक डेंटिस्ट था उस इलाके का, उसने कहा मेरे पास यहाँ पेशेंट्स क्यों नहीं आते. उसने जब उसके ऊपर स्टडी करनी शुरू की तो उसने देखा इस इलाके के अंदर लोगों के दांत वैसे ही बहुत अच्छे हैं. तो उसने स्टडी किया कि आखिर क्यों इस इलाके के दांत ठीक है, हालांकि साथ वाले शहर के लोग जो हैं इनके दांत तो ठीक नहीं, इनके पास तो डेंटिस्ट बहुत रश है. तो फाइनली उससे उसे ये पता चला कि एक्चुअली इस इलाके के पानी में फ्लोराइड ज्यादा है. और फ्लोराइड का जब उसने लिंक स्टडी किया तो पता चला कि फ्लोराइड से जो टीथ के बैक्टीरिया उसकी वो बहुत अच्छी तरह से इज किल्ड, और एक्चुअली फ्लोराइड इज अ गुड सोर्स जो कि टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो सकता है. तो तब से आप जितने भी टूथपेस्ट देखेंगे मेजोरिटी के अंदर फ्लोराइड यूज हो रहा होगा. सो अगेन दिस वाज जस्ट अ सिंगल स्टडी. अब देखेंगे कि पानी के अंदर था ये केमिकल, सिंपल उस इलाके के पानी, हर इलाके के पानी में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि किस एरिया का पानी है. सो उसने उसे डिस्कवर किया और फ्लोराइड तब से अब टूथपेस्ट में यूज होने लग गया. एंड द फूड वी ईट, अगेन कि फूड से भी डेफिनेटली कि फूड के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जब स्पेशली वो फील्ड्स में पके, और स्पेशली जब उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह और केमिकल स्प्रे किए जाते हैं.
all chemicals, even safe chemicals such as sodium chloride, अब ये सबसे कॉमन चीज है, सोडियम क्लोराइड नमक, ये सेफ है, और टॉक्सिक इफ एक्सपोजर इज हाई इनफ, कि अगर ज्यादा खा लेंगे तो ब्लड प्रेशर का इशू हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सपोजर हाई हुआ है। हालांकि अब ये सेफेस्ट केमिकल है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, इसको ये कुछ नहीं कहता आपको। फॉर एग्जाम्पल, अ year or 1 year old child with will die from ingesting about 2 tablespoons of table salt। देख लें कि 1 साल के बच्चे को अगर 2 चम्मच टेबल स्पून नमक खिला दिया जाए तो वो मर सकता है। दिस इज ऑल द टेबल सॉल्ट, क्योंकि घर में बड़ा कॉमन होता है। एंड अगेन ये हार्मफुल होता है विद पीपल जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके किडनी के डिजीज हैं। लेकिन जो केमिकल्स हैव एडवर्स इफेक्ट्स आर नोन एंड एज टॉक्सिकेंट्स, ठीक है, उनको हम टॉक्सिकेंट्स कहते हैं, जिनका नोन है कि इनसे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें टॉक्सिकोलॉजी देख लेनी चाहिए कि टॉक्सिकोलॉजी क्या है। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टॉक्सिकेंट्स केमिकल्स विद एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, ठीक है। ये स्टडी है उन टॉक्सिकेंट्स की, उन केमिकल्स की जिनका हेल्थ के ऊपर नेगेटिव या बुरा असर होता है। So toxicology is one of the two main approaches we use to understand threats to human health. ठीक है. Moving on, epidemiology. Epidemiology involves studying how chemicals, यानी कि toxins वगैरह जो chemicals हैं और biological agents हैं या diseases हैं and physical hazards, accidents, radiation, ये कैसे इफेक्ट करते हैं the health of human population. ठीक है. So epidemiology is the study of the effect of chemicals, biological and physical agents on the health of human population. ठीक है. एपिडेमियोलॉजी स्टडी है उस केमिकल्स, बायोलॉजिकल या फिजिकल एजेंट्स की जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ओके अब जब हम टॉक्सिसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 टाइप की टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक होती है एक्यूट टॉक्सिसिटी, एक होती है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है? दैट इज द एडवर्स इफेक्ट्स दैट अकर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड आफ्टर हाई लेवल्स एक्सपोजर टू अ टॉक्सिकेंट, ठीक है। कि एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर अपने किसी एक टॉक्सिकेंट का आपका बहुत हाई एक्सपोजर हो गया है, तो उससे आपको सडनली जो इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो जो है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर हुए हैं, वो एक्यूट टॉक्सिसिटी है। इस तरह से क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है जो लॉन्ग पीरियड की पर आपको है और थोड़े एक्सपोजर से हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये जो है ये कॉमन है आर्सेनिक और लेड के एक्सपोजर से, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास कई सिटीज के पानी के अंदर आर्सेनिक और लेड है। तो अब ये बेसिकली क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो रही है। ये पीपल वोंट डाई इंस्टेंटली, ये नहीं कि पीपल को बहुत जल्दी उसके एडवर्स इफेक्ट्स आने लग जाएंगे, कोई अचानक से कोई बीमार हो जाएगा। ओवर टाइम ये उनकी बॉडी में ये एलिमेंट्स एब्जॉर्ब होते रहेंगे, उनका लेवल बढ़ता रहेगा और फिर ये टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। adverse effects that occur after a long period of low level exposure to a toxin, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक्सपोजर भी अच्छा खासा होता है क्योंकि पानी में अच्छा खासा आर्सेनिक वगैरह होता है, लेड होता है। सो अगेन लो लेवल एक्सपोजर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो उसके बाद उस पीरियड के बाद कभी भी आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। So disease causing agents in the environment, again some human diseases transmitted by polluted water, ठीक है। जो polluted water से जो आमतौर पर disease transmit होते हैं टेबल 4.1 के अंदर दी में, कॉलरा ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। डायसेंट्री अगेन बैक्टीरिया से, एंटेराइटिस अगेन बैक्टीरिया से, और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या पोलियोमेलाइटिस ये वायरसेस हैं। इसके अलावा क्रिप्टोसिफाइडिस एंड एमोएबिक डाइसेंट्री ये प्रोटोजोन से हो सकता है। इसी तरह से स्कियोटोसोमियासिस ये फ्लूक से होता है, और एनसीलोस्टेमिसाइसिस हुकवॉर्म से हो सकता है। जब हमने ये चीजें डिस्कस कर ली टॉक्सिसिटी वगैरह, तो एक और एस्पेक्ट है जो हमें डिस्कस करना होगा इस वक्त, दैट इज पैथोजेंस, ठीक है। ऑल्दो मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ कॉलीफ्लोरस बैक्टीरिया फाउंड इन सीवेज डू नॉट कॉज डिजीज, टेस्टिंग फॉर दीज बैक्टीरिया इज अ रिलायबल वे टू इंडिकेट द लाइकली प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन वाटर, ठीक है। कि हर तरह का कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है दे डू नॉट कॉज डिजीज, लेकिन कुछ कॉज करते हैं, और ये जो बैक्टीरिया ये बेसिकली एक पैथोजन है, ठीक है।
So pathogen, an agent, usually a microorganism that causes disease, that is called a pathogen. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सके उसे हम पैथोजन कहेंगे, ठीक है। द फीकल कॉलीफॉर्म टेस्ट as seen assesses whether E. coli is present in water, ठीक है। ये मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं। The vulnerability of water supplies to waterborne disease causing agents was dramatically demonstrated in 2000 when the first waterborne outbreak in North America of a deadly strain of Escherichia Escherichia coli occurred in Ontario, Canada. Several people were killed and several thousand became sick. Prior to this outbreak, this deadly E. coli strain had been transmitted almost exclusively through contaminated food. Okay. The largest outbreak of a waterborne disease ever recorded in the United States occurred in 1993 when a microorganism, Cryptosporidium, contaminated the water supply in the greater Milwaukee area. About 370,000 people developed diarrhea. These and similar outbreaks raise concerns about the safety of our drinking water because sewage contaminated water is an environmental threat to public health. Periodic tests are made for the presence of sewage in our drinking water supplies. The best indicator of sewage contaminated water is the presence of the common intestinal bacteria, E. coli, because it doesn't appear in the environment except for human and animal feces. Tests such as the E. coli are used to indicate the possible presence of various disease causing agents, ठीक है। अब ये E. coli का जो स्ट्रेन था जो कि कनाडा के अंदर ओंटारियो के अंदर आया, उससे अच्छी खासी डेथ्स हो गई और इसकी वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। अब इसके लिए फीकल कॉन्फोर्मल टेस्ट किया जाता है जो कि असेस करता है कि इक्वल प्रेजेंट है वाटर में या नहीं। अ स्मॉल सैंपल ऑफ वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर टू ट्रैप द बैक्टीरिया which are then transferred to a petri dish that contains nutrients. After an incubation period, the number of greenish colonies present indicates the number of E. coli. Safe drinking water should contain no more than 1 coliform bacterium per 100 ml of water. That is about half cup. And safe swimming water should have no more than 200 per 100 ml of water. And general recreational water for boating should have no more than 2000 per 100 ml. In contrast, raw sewage may contain several million coliform bacteria per 100 ml of water. Water pollution and purification are discussed further in chapter 10. ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे, ये जो वाटर का सैंपल लिया जाता है उसको फिर एक पीटरी डिश के अंदर जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि उसके अंदर कोई ये बैक्टीरियम है। अगर ये होगा तो ये एक्चुअली उस पीटरी डिश के अंदर, इसका प्रोसेस सेम ही है तकरीबन हर तरह के बैक्टीरिया के लिए, उसको छोड़ दिया जाता है उस पीटरी डिश के अंदर। वो कुछ अरसे के अंदर अपनी कॉलोनी, जितने वो बैक्टीरिया होंगे ना, वो थोड़े टाइम के अंदर ही रिप्रोड्यूस करके अपनी कॉलोनी बढ़ा लेंगे और वो सर्कल्स की तरह, जैसे कि फंगस लग जाती है उसी तरह से वो सर्कल्स बनके, जैसे ये पीटरी डिश में आपको नजर आ रहा है डिफरेंट सर्कल्स की फॉर्म के अंदर वो बनते जाएंगे, अपना अपना ग्रुप बनाते जाएंगे इस तरह से। और इनकी काउंटिंग से पता चलेगा कि कितने हैं पर इन दैट वाटर, और इज इट सेफ टू ड्रिंक और नॉट। Okay, road clearing in the Amazon rainforest, figure 4.3. The drainage ditches that will be added to each side of the road will hold standing water where mosquito larvae will thrive. So यहाँ पर इसी दोनों साइड के ऊपर वाटर होल्डर्स के लिए, ड्रेनेज के लिए ड्रिचेस बनाए जाएंगे जहाँ पर पानी रेन का स्टोर हो जाया करेगा और उसके अंदर मॉस्किटो के लार्वा ग्रो करेंगे। एंड दिस इज अगेन अ हेल्थ हैजर्ड। And you can see the crowds at an open air market in Dhaka, Bangladesh.
The development of cities and the concentration of people living in them permits the rapid spread of infectious diseases causing agents को, जो कि मतलब बहुत रैपिडली स्प्रेड करने वाले डिजीज हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं उनके जो एजेंट्स हैं उनका स्प्रेड करना ऐसी क्राउडेड एरियाज के अंदर इजी हो जाता है। जैसे कि हम अभी जो इस वक्त हमारे पास पेंडेमिक है करंट, दी कोविड-19, तो इसके स्प्रेड करने का एक बहुत आसान तरीका इस तरह की मार्केट या इस तरह का एक सिटी होगी जहां पर बहुत सारे लोग एक कन्फाइंड एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो एक से दूसरे से तीसरे से तकरीबन सबको इजीली स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि अभी रिसेंट केसेस आपने इंडिया के नोटिस किए होंगे कि वेडिंग्स, दिवाली एंड फास्ट एंड लास्टली द लास्ट कॉफिन इन द नेल टर्न्ड आउट टू बी द कुंभ मेला। सो बहुत ज्यादा कोविड स्प्रेड हुआ और बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट हुए। तो इस तरह की जो डिजीज हैं दे हैव अ पेंडेमिक वैल्यू, ठीक है। इस तरह से जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, ये ऑलमोस्ट पेंडेमिक लेवल का ही है। इस तरह से एड्स, ओके। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक वो होता है जो एपिडेमिक से बड़ा हो चुका हो, ठीक है। एपिडेमिक एक सर्टेन रीजन के अंदर होगा, पेंडेमिक जो है वो पूरे वर्ल्ड को कवर करता होगा, ठीक है ना। तो पेंडेमिक रीच नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, जैसे कि अभी कोविड-19 है। अब इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कि अभी यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है, और ये आप सबको शायद मे बी आइडिया हो भी, कि जो कहा जाता है कि कोविड-19 इट कम्स फ्रॉम द सार्स वायरस, जो कि एक्चुअली एनिमल्स में होता है और पेंगुइन से ये आया है। पेंगुइन एक एनिमल होता है, मैं यहाँ आपको उसकी फोटो यहाँ है नहीं कहीं पर, मैं आपको दिखा दूंगा। स्केली सा एक एनिमल होता है जो ये चींटियां वगैरह खाता है। ये बड़ा ही जरा लॉन्ग सा और स्केली सा एक एनिमल है, लेजर टाइप का। पेंगुइन इसे कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये बैट से पेंगुइन में आया ये वायरस, और फिर पेंगुइन से किसी ह्यूमन को लग गया। अब पेंगुइन से ह्यूमन को कैसे लगा? ये जैसे ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे इसको ये फीड कर रहे हैं, इसी तरह से चाइना के अंदर या इस तरह एशिया की कई कंट्रीज के अंदर जहां पर फूड शॉर्टेज या फूड स्केर्सिटी थी, वहां पर लोगों ने जैसे कि अफ्रीका के अंदर भी ये बहुत कॉमन है, तो वहां पर लोगों ने फूड के लिए, फिर जब फूड नहीं मिल रहा था तो फिर फूड के लिए वाइल्ड एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो जब वाइल्ड एनिमल्स लाकर डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये डिफरेंट वायरसेस होते हैं जो कि उनसे जंप करके ह्यूमंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पेंगुइन है ये भी बाकायदा एक डेलिकेसी समझी जाती है, और ये बड़ा पॉपुलर है चाइना के अंदर। तो वहां पर मार्केट्स के अंदर ये पिंजरे कई होते हैं। हो सकता है कि इसके बारे में एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है क्योंकि ये जानवर सारे इकट्ठे रखे जाते हैं, तो हो सकता है कि पेंगुइन का पिंजरा नीचे हो, उसके ऊपर किसी और जानवर का, और हो सकता है उसके ऊपर बैट्स का हो। तो हो सकता है बैट की ड्रॉपिंग्स की वजह से जो नीचे पेंगुइन के पिंजरे तक, पेंगुइन को ये वायरस लगा और उस पेंगुइन से ट्रांसमिटेड टू दी ह्यूमंस। So people and livestock in close proximity they cause such pandemics, ठीक है। इस तरह से वायरसेस का स्प्रेड होता है। यही कहा जाता है इबोला की आउटब्रेक के बारे में भी, जो अभी अफ्रीका के अंदर हुई थी, कि एक कुछ बच्चों का ग्रुप था, वो जंगल में गए, कहीं खेलते खेलते उन्हें एक बैट मिला। वो बैट वो माँ के घर ले आए, उन्होंने पका के खा लिया, और उस बैट के अंदर इबोला का स्ट्रेन था, और उसकी वजह से पूरे वो सियरा लियोन और सारे एरिया के अंदर इबोला स्प्रेड हुआ, जो कि बड़ी मुश्किल से कंटेन हुआ। इट इज ऑल्सो अ वेरी डेडली डिजीज, वेरी डेडली वायरस, जो कि सबसे मतलब बुरे वायरसेस में से क्लासिफाई किया जाता है, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। और उसका जो अगेन डिसीजिंग का रेट है वो रफली 50% क्रॉस कर जाता है। यूजुअली 50% ऑफ द पीपल वुड यूजुअली डाई यूजुअली, एंड द रेस्ट दे हैव परमानेंट डैमेज टू देयर बॉडीज फॉर लाइफ। So these children in rural Jiangxi, China, live and play near where pigs are raised. Humans and livestock, including children, chickens and pigs, share enough genetic similarities that some diseases can be transferred from species to species. This includes the swine flu epidemic of 2009, which started in rural Mexico and spread around the world in a matter of months. तो ये जो स्वाइन फ्लू है ये भी इस तरह से बड़े आराम से स्प्रेड हो जाता है थ्रू द पिग्स। ओके, मूवमेंट एंड फेट ऑफ टॉक्सिकेंट्स, के टॉक्सिकेंट्स मूव कैसे करते हैं, ठीक है। टॉक्सिकेंट्स क्या करते हैं? सम केमिकली स्टेबल टॉक्सिकेंट्स आर particularly dangerous because they resist degradation and readily move around in the environment. These include certain pesticides, radioactive isotopes, heavy metals such as mercury, flame resistant retardants such as PBDEs, polybrominate, diphenyl ethers, and industrial chemicals such as PCBs, polycrystalline biphenyls.
mercury is the only metal that is liquid at room temperature. As such, it moves readily through air, water, and land. Mercury can cause brain and nerve damage, loss of hair, and even death. So ये सारे डिफरेंट टॉक्सिन्स जो कॉन्स्टेंटली हमारी एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है ना. ये रेडिली अवेलेबल हैं और ये आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है. पेस्टिसाइड्स बड़े कॉमन, हम खुद स्प्रे करते हैं, तो ये तो बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, और ये हवा में, वाटर में, लैंड पे, तीनों जगह पर हैं. इस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और फिर हैवी मेटल सच एज मरकरी. अब मरकरी को आप बड़ा इजी लेते हैं क्योंकि आपके घर में अक्सर थर्मोमीटर्स के अंदर ये मरकरी होता है. नो, दिस इज सुपर डेंजरस. कभी आपने वो जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि जी मरकरी को आप वो फ्लेम के ऊपर से अगर गुजारेंगे तो वो टेम्परेचर आपको राइज होता है, वो पता चलेगा फौरन. तो कभी कभी मरकरी जो थर्मोमीटर होता है ब्रेक्स, क्योंकि आपने अक्सर कार्टून्स में देखा होगा कि थर्मोमीटर जब टेम्परेचर ज्यादा दिखाना है तो वो ब्रेक करके थर्मोमीटर में से वो मरकरी नीचे गिर रहा होता है. सो दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस. वो गिरेगा मरकरी की बहुत, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. मरकरी इज द ओनली मैटर जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, लेकिन ये थोड़ी देर के अंदर ही वेपराइज हो जाता है पड़ा पड़ा. और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज सुपर डेंजरस. इट इज सुपर डेंजरस. इट इज अ न्यूरोटॉक्सिन. ये ब्रेन के लिए बहुत डेंजरस है, स्पेशली बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन्स के लिए. सो अगेन, और ये हैवी मेटल्स हैं अगेन. इस तरह से फायर रिटार्डेंट्स और ये जितने सारे केमिकल्स मैंने आपको बताए हैं, these are all dangerous. और ये सारे हवा में, वाटर में, लैंड के ऊपर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं इजीली. ये ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, नर्व डैमेज कर सकते हैं, लॉस ऑफ हेयर, इवन डेथ. Similarly, the effect of the pesticides, DDT, dichlorodiaphane, chloroethane, on many bird species demonstrates the problem. ठीक है. Falcons, pelicans, bald eagles, and many other birds are sensitive to traces of DDT in these tissues. ठीक है, कि बिल्कुल trace amounts भी होंगी DDT की, तो ये इन birds को बहुत highly affect करता है. So for example, environmental insight के ऊपर हम चले जाते हैं, bioaccumulation and biomagnification. So figure 4.8 के अंदर अगर आप आ जाएं, let's start with this. अगर आप ये देखें तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी ऑन अ लॉन्ग आइलैंड सॉल्ट मार्श. ठीक है, कि डीडीटी की जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हुई एक लॉन्ग आइलैंड के सॉल्ट मार्श के ऊपर. जी जी, नमाज का टाइम हो गया. ओके फाइन, विल एंड शॉर्टली, डोंट वरी. A comparison of the number of successful bald eagle offsprings with the level of DDT residues in their eggs. ठीक है, तो ये देखें अगर आप, तो if you see over here, तो DDT residue जो है in eagle eggs, you can see it rises, it's falling down, और उसके साथ साथ ही mean number of young per breeding areas. तो ठीक है ना, per breeding area mean number of young कैसे हैं, तो वो जैसे जैसे कि इसकी पॉपुलेशन कहीं गिर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होनी शुरू होती है. इसी तरह से डीडीटी राइज होना शुरू हो जाता है. जब डीडीटी राइज होना शुरू होता है तो इनकी पॉपुलेशन फॉल करना शुरू होती है, फिर रैपिड फॉल की तरफ आती है. डीडीटी के फिर फॉल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन की बढ़ना शुरू होती है, और उसके फॉल के साथ ही ये राइज करती है. और जैसे डीडीई इनके जो ईगल एग्स के अंदर जिनकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, उतनी ही इनकी पॉपुलेशन वापस राइज करके आप देख रहे हैं कि बहुत ऊपर चली जाती है. इसी तरह से रिंग बाइल्ड गल फॉर्जेस ऑन अ बीच. ठीक है, कि ये जो बाइल्ड गल है ये एक बीच के ऊपर है अभी. हाँ, ये जो दिस वन, इफ यू सी दिस, द अमाउंट ऑफ डीडीटी इन टिश्यू और इसका ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन द वाटर इट्स 0.00005 पर पार्ट्स पर मिलियन. और इसके बाद फिर प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर जो है ईगल या अदर जो प्लैंकटन है, जैसे कि ये जो स्प्रे किया गया इतना 0.00005, ये स्प्रे किया पार्ट्स पर मिलियन, स्प्रे हुआ लेट्स सपोज अगर ग्राउंड के ऊपर या वाटर के अंदर मिक्स हो गया एग्रीकल्चरल लैंड से जाकर, जब उसको ईगल ने या अदर प्लैंकटन ने कंज्यूम किया, ठीक है, एल्गी और अदर प्लैंकटन ने कंज्यूम किया, तो ये उनकी बॉडीज के अंदर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होकर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 0.04 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, इसके बाद इसको प्राइमरी कंज्यूमर जो है श्रिम्प्स ने खा लिया. ठीक है, ये जब श्रिम्प्स ने खा लिया तो श्रिम्प्स ने जब इन प्लैंकटन को, इन एल्गी को खा लिया, तो उसकी जो क्वांटिटी उसकी बॉडी के अंदर थी वो अगेन ग्रो करके 0.16 पार्ट्स पर मिलियन हो गई. देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो अमेरिकन ईगल ईल है, उसने इसको खाया,
तो उसकी बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.28 पार्ट्स पर मिलियन। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एक और जो अटलांटिक नीडल फिश है जिसने ईल को खाया, उसकी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 2.07 पार्ट्स पर मिलियन। और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स जो रिंग बॉल्ड गल है, जो ये ऊपर आपको मैंने दिखाई थी अभी, रिंग बॉल्ड गल, जब ये इस अटलांटिक नीडल फिश को खा लेता है तो इसकी बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ के 75.5 पार्ट्स पर मिलियन हो जाती है। सो यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट 15,10,000 टाइम्स द इंक्रीज, कि ये जब ऊपर तक जाता है। और इस तरह से अब ये ह्यूमन चेन अगर इसके अंदर ह्यूमन आ जाता है इसके ऊपर, तो यू कैन इमेजिन कि ये कैसे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट हो सकता है। तो एक्चुअली जैसे जैसे फूड चेन के अंदर चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, कार्निवोरस की तरफ जाती हैं, तो ये चीजें उनकी जो टॉक्सिन्स हैं, इनकी जो वी कॉल इट जो इनकी एक्यूमुलेशन है वो बढ़ती जाती है इन देयर बॉडीज। ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं इन दी हायर लेवल ऑफ दी फूड चेन। ओके, सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, द इंक्रीज इन टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशंस एज अ टॉक्सिकेंट पासेस थ्रू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द फूड चेन। ठीक है, जैसे जैसे सक्सेसिव लेवल्स को पास करते जाते हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन होती जाती है, उसके अंदर इंक्रीज होता जाता है। एंड नाउ द मोबिलिटी ऑफ द पेस्टिसाइड इन द एनवायरनमेंट, फिगर 4.9 कि आखिर ये मूव कैसे करते हैं, जो मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूं कि मूव करते हैं। The intended pathway of the pesticides in the environment is shown in the 10 column to the right of the figure, and the actual pathway are shown in the blue column to the left. ठीक है, so intended pathway तो ये था, ये जो आपका ये नजर आ रहा है यहाँ पर intended pathway, ठीक है। और ये जो है एक्चुअल पाथवे जो वो लेता है, ठीक है। जब एरियल स्प्रे आमतौर पे हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन ये जो हमारे यहाँ भी स्प्रे बेसिकली तो हवा से ही की जाती है, लेकिन जो यूजुअली अमेरिका के अंदर है वो थ्रू दी प्लेन्स की जाती है एरियल स्प्रेइंग, ठीक है। अब उसके साथ पर्पस हमारा ये था कि ग्रेविटेशनल सेटिंग से ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्प्रे होंगे और ये थोड़ा सा क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को इफेक्ट करेंगे, थोड़ा सा एयर को इफेक्ट करेंगे, और आखिरकार टारगेट जो पेस्ट हमने जिसको मारना था ये उसको टारगेट करके उसे मार देंगे, ये भगा देंगे। जबकि इन रियलिटी क्या होता है कि ये जो एरियल स्प्रे होती है ये जाती है एयर के अंदर, और ये प्रेसिपिटेशन बारिश के थ्रू ग्राउंड के ऊपर आती है, एयर में मिक्स होकर बारिश के थ्रू भी आती है, ठीक है। ग्राउंड पे आई, रन ऑफ हुआ और सीपेज हो गई, ठीक है, और उससे ये ओशन में, मरीन ऑर्गेनिजम्स में और ओशन सेडिमेंट्स में चली गई, ठीक है। जितने भी केमिकल्स हैं वो ओशन में, मरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर और ओशन सेडिमेंट्स, क्योंकि बारिश के रन ऑफ से जो पानी गया समंदर के अंदर उसमें मिक्स हो गई। उसके अलावा बारिश से डायरेक्टली भी और फिर इस ग्राउंड के पानी से भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेश वाटर के अंदर जाके मिक्स हो जाती है, कि जो रिवर्स के अंदर हैं ऑर्गेनिजम्स वहां जाके पानी में मिक्स हो गए तो वहां पर भी ऑर्गेनिज्म का फर्क पड़ता है। इसी तरह ये प्रेसिपिटेशन से एग्रीकल्चरल सॉइल के ऊपर भी जाती है और क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के ऊपर भी चली जाती है इसकी वजह से, क्योंकि ये भी वहीं पर ही होते हैं जब बारिश के थ्रू इसके अंदर आती है। अब इसकी वजह से इरोजन और लीचिंग की वजह से एग्रीकल्चरल सॉइल में से ये वापस रिवर्स के अंदर जाके मिक्स हो जाती है, जो कि रिवर्स से ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। और क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के ऊपर स्प्रे होने की वजह से जब इनको हार्वेस्ट किया जाता है तो फूड जो प्लांट्स हैं इनके अंदर, एनिमल्स के अंदर ये चली जाती है और उनसे ह्यूमंस में आ जाती है। तो और अगेन ओशन एनिमल्स भी, क्योंकि ह्यूमंस खा रहे होते तो वहां से भी ह्यूमंस होते, तो एंड ऑफ द, क्योंकि हम फूड चेन के टॉप पर हैं, तो ये जो फूड चेन मैंने आपको समझाई थी ये इसलिए समझाई थी कि हम क्योंकि इस फूड चेन के टॉप पर हम इससे भी ऊपर हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हम तक पहुंचती हैं केमिकल्स और हैजर्ड्स। ठीक है, द ग्लोबल बैन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, द स्टॉकहोम कन्वेंशन on persistent organic pollutants, which was adopted in 2001, is an important UN treaty that seeks to protect human health and the environment from the 12 most toxic persistent organic pollutants on earth. ठीक है, ये नीचे दिए हुए हैं. What are persistent organic pollutants, POPs? Persistent toxicants that bioaccumulate in organisms and travel through air and water to contaminate साइट्स फार फ्रॉम देयर सोर्स. ठीक है, ये वो टॉक्सिन्स हैं जो बायोअक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब ये हर लेवल के ऊपर जाके एक्यूमुलेट भी होते हैं, हर लेवल ऑफ फूड चेन के ऊपर इन ऑर्गेनिजम्स, एंड दे ट्रेवल थ्रू एयर एंड वाटर एज वेल, और ये हवा और पानी से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर पहुंच जाते हैं. और जो साइट जहां पर एक्चुअली स्प्रे हुई होती है, जहां पर ये एक्चुअली होते हैं, वहां से काफी दूर भी पहुंच सकते हैं. तो इनके ऊपर बैन लगाया गया इन 12 टॉक्सिन. ये यहाँ पर दिए हुए हैं: एल्ड्रिन, क्लोरडेन, DDTs, डायल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर,
हेक्साक्लोरोबेंजीन, मायरेक्स, टेक्साफेन, पीसीबीज, डायोक्सिन्स और फ्यूरेंस। अब ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। रोडेकेट्रिस और इंसेक्टिसाइड्स हैं, रोडेसाइड्स, जैसे कि ये डिफरेंट रोडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, या जो डिफरेंट चीजें उग जाती हैं आपके पास ग्राउंड्स के अंदर। फंगीसाइड्स हैं कि फंगस को मारने के लिए, इस तरह से ये चीजें हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, इन सबको बैन किया गया है थ्रू दिस कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, डिटर्मिनिंग हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कि अब एक पॉल्यूटेंट का ह्यूमंस पे या किसी स्पीशीज के ऊपर हेल्थ इफेक्ट कैसे डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफरेंट चीजों के जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है उसको देखते हैं। ठीक है, we assess the toxicity of a pollutant by the dose at which adverse effects are produced. A dose of a toxicant is the amount that enters the body of an exposed organism. Dose can be measured in several ways, but all include a quantity, that is mass and volume. A time component is important as well, since a milligram of a chemical at all at once can have very different effects than the same milligram spread over a day or week. Finally, it is useful to know the weight of the person, कि जिस person को डोज दी जा रही है उसका वेट कितना है, who is exposed. ठीक है, a large adult can tolerate a much larger dose of a toxin than can an infant. ठीक है, तो अगेन कि ये देखा जाता है कि अगर सडनली एक चम्मच पूरा दे दिया जाए या 1 मिलीग्राम दे दीजिए किसी टॉक्सिकेंट का एक बंदे को, तो डेफिनेटली उसका सडन इफेक्ट कुछ और होगा, जो कि एक दिन या एक वीक के ऊपर दिया जाएगा उसका इफेक्ट टोटली और होगा। इसी तरह से जो, क्योंकि उसकी बॉडी कुछ उसको हो सकता है कि डाइल्यूट कर ले या उसको कुछ वेस्ट कर सके और उससे कुछ बच सके इंटरनल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर एक एडल्ट है तो उसका भी हमें पता चाहिए कितना वेट है, क्योंकि वेट के साथ डिपेंड करता है कि कितना इसके ऊपर आपके ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, the response is the type and amount of damage that exposure to a particular dose causes, कि एक पर्टिकुलर डोज से कितना डैमेज हो रहा है, कितना उससे फर्क पड़ रहा है। a dose may cause death, that is lethal dose, or harm but not death, that is sublethal dose, कि harm हो रहा है लेकिन डेथ नहीं हो रही। lethal dose, which are usually expressed in milligrams of toxicant per kilogram of body weight, vary depending on the organism's age, sex, health and metabolism, as well as on how the dose was administered. Okay, all at once या periodic time wise दी गई है, उसको ऐसा ऐसा दी गई है। The lethal dose for humans of many toxicants are known through record of homicides and accidental poisonings, कि अब इसका हमें पता कैसे चलेगा। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि किसी बंदे को टॉक्सिकेंट खिला के देखेंगे भी तुम खाओ, हमें पता चले तुम कितनी डोज के पर मरते हो। तो इसका जो रिकॉर्ड रखा गया है वो होमिसाइड्स के, किसी को मारा गया, मर्डर किया गया और मर्डर के अंदर कोई टॉक्सिकेंट यूज किया गया, खिला दिया गया और उससे वो मर गया, पॉइजनिंग की गई, तो उससे पता चला कि इतना पॉइजन दिया था उससे ये हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की, किसी ने गलती से खा लिया पॉइजन कहीं से उठा के कोई इस तरह का टॉक्सिकेंट, तो उससे उनकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से पता चल गया कि इतने टॉक्सिकेंट के लेवल से डेथ हो सकती है, तो उसके साथ ये सर्टेन किए गए हैं। One way to determine acute toxicity is to administer different size doses to population of laboratory animals, कि animals को दी जाती हैं different size की doses to measure the response and use these data to predict the chemical effect on humans, के humans पे क्या होगा। The dose that is lethal to 50% of a population of test animals is called the lethal dose. ठीक है जी, 50% जो animals हैं उनके लिए अगर एक डोज lethal साबित होती है तो इसको कहा जाता है lethal dose 50%। ठीक है, और LD50 भी कहा जाता है इसको। ठीक है, in short it is usually reported in milligrams of chemical toxicant per kilogram of body weight, के per kilogram के अंदर कितने मिलीग्राम lethal dose होगी। An intensive relationship exists between the size of the LD50 and the acute toxicity of a chemical. The smaller the LD50, the more toxic the chemical, and conversely, the greater the LD50, the less toxic the chemical. ठीक है, जिसको अब डेफिनेटली कि जो 1 मिलीग्राम से LD50 रीच कर जाए तो मतलब कि 50% पॉपुलेशन को मार देता है, तो दैट मींस कि ये ज्यादा हाईली टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू जो 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम के ऊपर मार रहा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा टॉक्सिन है। ठीक है, LD50 वैल्यू फॉर सिलेक्टेड केमिकल्स, सो ये जस्टिन वुड का टेबल है 1996 का, कि कुछ केमिकल्स का LD50 लेवल। अब हम तो ये जो दवाइयां खा रहे होते हैं हम इसको समझते हैं कि ये बड़ी ही सेफ हैं,
वेरस इनकी जो सेफ है वो डोज होती है, अदरवाइज दे कैन बी डेंजरस, दे कैन बी लीथल। तो एस्प्रिन तक जो कि सबसे सादा, एस्प्रिन क्या है, ये सर दर्द की दवाई एस्प्रिन। सो ये एस्प्रिन जो है ये पेन किलर है सिंपल, जो कि लीथल हो सकती है, इट कुड किल। LD50 इसका जो है वो 1750 मिलीग्राम्स पर केजी है। इसी तरह से ऑक्सीकोडिन 920 है, मॉर्फिन 600 है, कैफीन 200 है, कोकीन 93, मिथाइल मर्करी 30, एथेनॉल 14, निकोटीन 9.5 और सोडियम क्लोराइड 6.4, स्टर्शनी 0.96। सो यू कैन सी कि इतनी छोटी डोज से पर केजी अगर किसी की डेथ हो सकती है तो हाउ डेंजरस इट वुड बी। और ये रैट्स को एडमिनिस्टर की गई थी ओरली। The effective dose 50% or ED50 measures a wide range of biological responses such as stunted development in the offspring of a pregnant animal or reduced enzyme activity or onset of hair loss. ठीक है, the ED50 is the dose that causes 50% of a population to exhibit whatever response is under study. ठीक है, कि जो भी response study किया जा रहा है उस तरह का एक response आता है तो उसको हम कहते हैं effective dose 50, ED50. To develop a dose response curve, scientists first test the effects of high dose and then work their way down to threshold levels. ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो शेयर करता हूं so that you can get an idea. तो डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होती है? डोज रिस्पॉन्स कर्व इज द टॉक्सिकोलॉजी और in toxicology is a graph that shows the effect of different doses on a population of test organisms. ठीक है, कि different doses का population के test organisms के ऊपर क्या effect होता है। cancer causing substances, so you can see okay, cancer causing substances होती हैं because cancer is so feared. For many years it was the main effect evaluated in chemical risk assessments. ठीक है, कि पहले चीज ये देखी जाए कि कैंसर तो नहीं हो जाता इससे, क्योंकि इससे बड़ा डरा जाता है। ठीक है, another problem is that lab rats are exposed to massive doses of the suspected carcinogen relative to their body sizes. ठीक है, इनको बॉडी साइज के हिसाब से उनको ज्यादा कार्सिनोजन दिया जाता है, whereas humans are usually exposed to much lower amounts, कि humans को उसके कम अमाउंट का एक्सपोजर होता है, इसलिए इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, हमें पता होता है कि इतने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा humans को। ठीक है, कार्सिनोजन क्या होता है? एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल केमिकल, रेडिएशन, वायरस दैट कॉजेज कैंसर। ठीक है, कि वो कैंसर करवा सकता हो, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक है या नहीं है। So ये डोज रिस्पॉन्स कर्व है, यू कैन सी द ED50, द थ्रेशोल्ड लेवल, और ये फिर 50% ऑफ पॉपुलेशन शोइंग रिस्पॉन्स के, अब 50% के ऊपर इसका इफेक्ट हो गया इस डोज का। ठीक है, इसी तरह से जो इसके साथ ही ED50 के साथ ही हम देख सकते हैं कि टॉक्सिकेंट A और B उनके कॉम्बिनेशन के साथ क्या हो रहा है। ED50 A का ये है और B का ये है, जबकि 50% पॉपुलेशन उसके ऊपर इफेक्ट हो रही है। देखो ओके, इसको मैं आपके लिए सेपरेटली रिकॉर्ड कर दूंगा।